हाय एंड हेलो, वेलकम वंस अगेन इन द क्लास ऑफ मैनेजमेंट। और आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे इस सेशन में वो है फायोल के 14 प्रिंसिपल्स में से प्रिंसिपल नंबर 7 to 14। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा प्रिंसिपल्स का तो उसमें हमने 6 प्रिंसिपल्स करे थे। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी 7th प्रिंसिपल से, जिसका नाम है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, देखिए भाई, सिंपल सी चीज़ है। बीइंग अ मैनेजर, मैंने आपको पहले भी कहा है सोचने के लिए, क्योंकि अगर मैनेजर के तरीके से सोचेगा तो आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ भी पाएंगे। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आप बीइंग अ मैनेजर ही सोचिए, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब जो लोग काम करते तो ऑब्वियसली बात है, उनको आप उनके काम के बदले में क्या देते हो? पैसे देते हो। इस पैसे को ही, इस वैल्यू को ही क्या यहाँ पे कहा जाता है? रेम्यूनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेम्यूनरेशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो तो वो जो आप रेम्यूनरेशन दोगे वो रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? तो वो जस्ट होना चाहिए। जस्ट के साथ साथ याद रख लीजिएगा इक्विटेबल भी होना चाहिए। ठीक है, और जस्ट और इक्विटेबल ऐसा कि वो आपके एम्प्लॉय को प्लस जो एम्प्लॉयर मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। क्या करे? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। जैसे आपने एक एम्प्लॉय हायर किया और उसकी सैलरी आपने सपोज दैट 15,000 क्या करी? मेंशन करी, या 25,000 आपने मेंशन करी। ठीक है, अब जो भी काम था उसने काम किया। अब जनरली आपको लग रहा है कुछ देर के बाद कि भाई ये जो काम कर रहा है उस काम के बदले में हमें लग रहा है कि हम इसको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो अल्टीमेटली आप मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, हाँ, सामने वाला बंदा जो कि 25,000 पे काम कर रहा है वो सोच रहा है भाई मेरे को तो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड है, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा वो जस्ट नहीं है। जो वो काम कर रहा है उस काम को करने के लिए मार्केट में आराम से लोग 15 से 20,000 में तैयार हो जाते हैं, बट आप उसको 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, जिस एक्स्ट्रा का कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है इस प्रिंसिपल का वायलेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो तो उसको जो भी आप पे ऑफ करोगे, उसका जो भी रेम्यूनरेशन आप एक्सेप्ट करोगे वो जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। और एम्प्लॉयर अलॉन्ग विथ एम्प्लॉय दोनों को ये मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई करे। मतलब जितना आप दे रहे हो तो आप भी सेटिस्फाई कि हाँ जितना मैं दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे काम भी मिल जा रहा है, और जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है वो भी सेटिस्फाइड है कि हाँ जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे मेहनत का लगभग पूरा वैल्यू मिल जा रहा है। दिस इज द ट्रू सेंस ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हो एज पर दिस प्रिंसिपल रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, या जस्ट एंड इक्विटेबल सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू बोथ एम्प्लॉयज एंड और एज वेल एज एम्प्लॉयर्स। ठीक है, इसलिए याद रख लीजिएगा यहाँ पे एक जो फेयर वेज सिस्टम आपको मेंटेन रखना चाहिए ताकि जो आपका एम्प्लॉय है उसका जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो सके? मेंटेन हो सके। याद रख लीजिएगा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो रही है। अब भले ही वो बंदा रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसकी रॉयलनेस को मेंटेन करने जितना आप सैलरी नहीं दोगे, हाँ जी, जितना वो काम कर रहा और जितना उसका खर्चा चल सकता है उसके फैमिली का एज पर द मार्केट रेट, उतना पैसा उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो। साथ ही साथ एट द सेम टाइम याद रख लीजिएगा उसी टाइम पे आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर हो वो सैलरी देना। अब मान लेते हैं उसकी जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो 15,000 में आएगी, लेकिन आपकी कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो पे ऑफ कैपेसिटी 15,000 है ही नहीं, 10,000 है, तो क्या यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है? क्या यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए रेम्यूनरेशन में बस आप एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखोगे कि हाँ जो उसको मिले उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, नहीं, बोथ पार्टीज़ को यहाँ पे एक साथ लेके चलना पड़ेगा कि हाँ इतना दूँ कि मैं उसको रेगुलर दे भी पाऊँ और उसको उतना मिले जिसका वो अपना खर्चा पानी भी अच्छे से चला ले। दिस इज़ द अल्टीमेट सेंस ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है।
चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 8, उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। समझिएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब, ठीक है। देखो भाई, पावर की बात होती है, ठीक है। किस चीज़ की पावर? डिसीजन मेकिंग की पावर, ठीक है। अब अगर डिसीजन मेकिंग की पावर किसी एक हाथ में है, किसी एक ग्रुप के पास है, ओनली एंड ओनली लिमिटेड है ये, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसमिनेटेड है, डेलीगेटेड है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग अ मैनेजर सोचिए कि पावर टू टेक डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेने की जो ताकत है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो एक के हाथ में होना चाहिए या लगभग सबके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली लोग ये कह सकते हैं कि नहीं सर जी, एक के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पता चला कि सब लोग डिसीजन लेने लगे तो किसी का कोई भी डिसीजन एग्जीक्यूट ही नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर सबको डिसीजन लेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने वाला कौन होगा? नहीं, हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन फॉलो कीजिए और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कीजिए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन फॉलो करोगे ना तो मोटिवेशन का लेवल डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा, काम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट तरीके से नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगी, कियोस हो सकता है, डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, कहते हैं ना कि एक तरीके से सत्ता मेंटेन करना, पावर मेंटेन करना, कि हमें कोई रूल है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात हो जाती है, डिक्टेटरशिप की बात हो सकती है, तो ये सेंट्रलाइजेशन के नुकसान हो जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में भी है कि अगर आप सारे डिसीजन मेकिंग सबको ही बांट दोगे तो फिर क्योस हो सकता है, आपको मतलब जो कहते हैं ना कि एक परफेक्शन नहीं मिलेगा आपके डिसीजन में, और मे बी डिसीजन लिया भी ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी वर्क है, ठीक है, साथ ही साथ सीक्रेसी का लेवल, ठीक है, साथ ही साथ सेंसिटिविटी का लेवल, ठीक है, ये सब आप देखोगे, ठीक है। जो आमतौर पे डेली एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन वर्क है, तो रूटीन वर्क के केसेस में आपको सेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। ऐसे काम जिसमें कोई भी ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। जो ऑर्डिनरी टास्क है उसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए। लेकिन जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो स्पेशल टास्क हो जाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जिसमें सीक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फेट को डिसाइड कर सकते हैं, उन केसेस में आपको सेंट्रलाइजेशन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो, एक सेंस है दैट कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो कि बस टॉप लेवल के पास हो, वो सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे डिसीजंस को डेलीगेट किया गया, डिसीजन लेने की पावर को, अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉपर, याद रख लीजिएगा, क्या प्रॉपर मिक्स अपनाना चाहिए। जहाँ पे आपको लगे कि इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए तो आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं सेंट्रलाइज करना चाहिए तो आप सेंट्रलाइज रखिए, ठीक है, दैट्स इट। और बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जनरली फायोल का सिंपल सा एक अप्रोच ये था कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जो मेजर डिसीजन लाइन है, जैसे गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन का पाथ सेट करना, टारगेट सेट करना, वो सब कौन करेगा? तो टॉप करेगा, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन कौन कौन से मेथड से हम प्रोडक्शन करेंगे, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, तो इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हाँ जी ये मेथड सही है, ये मेथड रॉन्ग है, नॉल इस काइंड के चीज़ें जो हैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच पे यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या कहता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ना ही हमें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन चाहिए, ना ही हमें कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, हमें प्रॉपर मिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। डिपेंड करता है बेसिस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, फैक्टर्स क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए मूव टू द 9th प्रिंसिपल, ठीक है। जो 9th प्रिंसिपल है उसका नाम है स्केलर चेन। ध्यान से समझिएगा ये प्रिंसिपल आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। स्केलर चेन क्या कहता है? देखो भाई,
स्कैलर चेन कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, और उस कम्युनिकेशन का एक फॉर्मल लाइन डिफाइंड होना चाहिए, कौन किससे कब कैसे बात करेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हुई और सब कुछ सीईओ के पास ही उठ के जाने लगा या एमडी के पास ही उठ के जाने लगा, तो ये तो सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि स्कैलर चेन क्या है, तो स्कैलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको इन जनरल देखने को मिलेगा, या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन को इसे डिज़ाइन करना चाहिए ही चाहिए, जिसमें सुपीरियर भी होते हैं और जिसमें सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट का एक प्रॉपर डिज़ाइंड फॉर्मेट पे इस लाइन को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, बेसिकली जो फॉर्मल लाइन है वो आपके अथॉरिटी से क्या होती है, डिज़ाइंड होती है। मतलब जो सबसे पावरफुल बंदा है वो सबसे ऊपर रहेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। याद होगा आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप पे बनाया जाता है, जिसमें सबसे टॉप होते हैं ऊपर, फिर उसके नीचे मिडिल होते हैं, फिर उसके नीचे लोअर होते हैं। तो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के रेफरेंस में डिज़ाइंड फॉर्मेट भी होता है। अब देखो इसका अप्रोच किस तरीके से काम करता है, इसका जो लाइन है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया आपका स्कैलर चेन, ठीक है। सबसे ऊपर मान लेते हैं आपका ए हो गया, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है। फिर मान लेते हैं यहाँ पे ई है, फिर आपका एफ है, और फिर आपका जी है, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और मान लो एच मान लो, और यहाँ पे एक और मान लो आई मान लो। ये सब लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले अलग अलग लेवल्स के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो मूवमेंट करता है, याद रख लीजिएगा, सबसे ऊपर एंड देन नीचे, दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्कैलर चेन। यही है स्कैलर चेन, इसके अलावा और किसी भी चीज़ को स्कैलर चेन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक हेड कौन है, ए है, क्योंकि एक बंदे को क्या माना जाता है, मेन हेड बनाया जाता है। और यहाँ पे दो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये जो हेड है ये नीचे इससे भी बात करेगा और इससे भी बात करेगा, और ये भी इससे बात करेंगे, ये भी इससे बात कर। लेकिन अगर इसको इससे बात करना होगा तो इसको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अगर इसको इससे बात करना पड़ेगा तो इसको इस तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार आपको समझ में आए कि सर ये तो बड़ा अजीब है, ठीक है, हमें बात करना होगा तो पूरा घूम के बात करो। इसलिए कि अगर हम स्ट्रेट जा सकते हैं तो हमें घूम के जाने की क्या ज़रूरत है। तो नहीं भाई, आपको ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रूफ भी जनरेट हो जाता है और क्लैरिटी भी होती है। लेकिन अगर सर इमरजेंसी का सिचुएशन हो तो देखो भाई, अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी है, और अगर उसमें आपके पास वक्त नहीं है, ऑब्वियसली बात है वक्त तो नहीं होता इमरजेंसी के सिचुएशन में, और अगर उसमें अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो फिर क्या आपको ये पूरा फॉर्मल लाइन फॉलो करना पड़ेगा? ना करे, वॉयलेट करे तो क्या होगा? देखो भाई, वॉयलेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन को ही। तो इस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि इस फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दैट्स कॉल्ड स्कैलर चेन, आप उसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ठीक है। विच मीन्स अगर जी को इन जनरल डी से बात करना था तो उसको ऐसे पूरा का पूरा घूम के जाना था, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में जो जी है वो अपने सेम लेवल के जो बंदे हैं, सेम लेवल उसका कौन हो गया, डी हो गया, उससे डायरेक्टली जाके कम्युनिकेट आराम से कर सकता है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है। और ये है एक्सेप्शन टू द स्कैलर चेन। क्या कहा जाएगा? ये एक्सेप्शन टू द स्कैलर चेन, और ये आमतौर पे इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, और इसी को कहा जाता है गैंग प्लैंक। क्या कहा जाएगा? गैंग प्लैंक, GANG गैंग, और PLANK प्लैंक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ गैंग प्लान क्या है, तो आपका जवाब ये होगा कि गैंग प्लान इज़ द एक्सेप्शन ऑफ स्कैलर चेन और द वॉयलेशन ऑफ स्कैलर चेन, जिसमें शॉर्टेस्ट रूट का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि कोई भी डिले ना हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्कैलर चेन। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि स्कैलर चेन क्या है। तो स्कैलर चेन क्या है? सो स्कैलर चेन is a formal line of communication designed by the formal line of authority in any organization which consists of superior and subordinates. ठीक है, that's it. Everybody or every person in that line or in this line should follow this line.
क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रूफ ज़रूरी है और कम्युनिकेशन का एक डिज़ाइंड फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लेक्सिटी और केओस के सिचुएशंस भी हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये फॉर्मल लाइन को फॉलो करें। बहुत बार इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो डिले नहीं करना होता है, तो आप इस फॉर्मल लाइन को क्या कर सकते हो, वॉयलेट कर सकते हो और फिर आप अपने सेम लेवल के बंदे से डिस्कस करके डिसीजंस ले सकते हो। और इस वॉयलेशन का क्या नाम रखा गया है? दैट्स कॉल्ड गैंग प्लैंक। तो ये है कहानी आपके स्केलर चेन की। दैट्स इट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्केलर चेन क्या है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं और नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर। 10th ORDER। ठीक है, ये ऑर्डर का मतलब क्या कहता है? देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी घर में, कहीं भी आप देख लो, हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है। लाइक शू रैक में शूज़ ही होने चाहिए, वार्डरोब्स में कपड़े होने चाहिए, अपैरल्स होने चाहिए, जो भी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो स्पून स्टैंड है वो आपके डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है। पता चला कोई भी चीज़ अगर कहीं पे ही अवेलेबल होगी, तो जैसा कि हमारे साथ इन जनरल होता है कि वक्त पे नहीं मिलता। ठीक है, आप बहुत बार देखते हो कि हम आए कहीं से, अपने शूज़ कहीं रख दिए, सॉक्स कहीं रख दिए, टाई कहीं रख दिया, और जब ज़रूरत पड़े कल को जाने की तो फिर चिल्ला रहे सुबह सुबह कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, कहीं टूल्स रख दिए, कहीं कोई बुक रख दिया, कोई कहीं डॉक्यूमेंट्स रख दिया, तो ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए फायोल कहते हैं कि इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। लगता तो है छोटी चीज़, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो फायोल कहते हैं कि आप ऑर्डर को फॉलो करो ना। ऑर्डर को फॉलो का मतलब क्या? कि हर चीज़ के लिए, याद रख लीजिएगा, हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए, और वो चीज़ उस प्लेस पे ही अवेलेबल होना चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, दैट्स इट। यही है इसका ऑर्डरलीनेस का मतलब। ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या? सही चीज़ सही जगह पे, मतलब हर सामान की अपनी जगह और वो सामान उस जगह पे ही होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द ट्रू सेंस ऑफ फायोल। ठीक है, अब साथ ही साथ एक और समझिएगा कि यहाँ पे एवरीथिंग का मतलब क्या? एवरीथिंग का मतलब वो जो आपका मटेरियल जो चीज़ है ना, वो भी, और जो ह्यूमन है वो भी, इंसान भी। अब पता चला कि आप अपने जो वॉचमैन है उसको वॉशरूम के बगल में बैठा रहे हो, वो सही जगह तो नहीं है। ठीक है, वॉचमैन की सही जगह गेट ही होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी आपके लिए मटेरियल है और मटेरियल के साथ ह्यूमन है, इन दोनों का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक का ही प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। एंड पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी। ठीक है, मतलब मटेरियल और पीपल दोनों एप्रोप्रिएट प्लेस पे होने चाहिए, उनके लिए प्रॉपर सूटेबल प्लेस होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टाइम पे उस जगह पे होने चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम इफ़िशिएंसी या इफ़ेक्टिवनेस मांगता है तो, नहीं मांगता है तो कोई भी चीज़ कहीं पे रखो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिस इज़ द सेंस ऑफ ऑर्डर जो कि फायोल जी ने बताया है कि भाई ऑर्डरलीनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होना चाहिए। वो ऑर्डर वाला नहीं, ऑर्डर का मतलब ऑर्डरलीनेस, सीक्वेंस में, स्टेबल सिचुएशन, इस तरीके से हर चीज़ सही तरीके से सेट हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑर्डर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑर्डर का मतलब समझ में आया होगा। और ऑर्डर से फ़ायदा क्या होता है? तो ऑर्डर से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस आती है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। कियोस नहीं होता, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होता किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास पॉइंटर्स आ रहे हैं तो अपन पॉइंटर्स को नोट ज़रूर करते जाइएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको ऑर्डर समझ में आया होगा। अब ऑर्डर के बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसका नाम है इक्विटी, देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, देन इनिशिएटिव, देन स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स। ठीक है, तो चलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। आपके पास पॉज का बटन है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तो फ्लो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है तो पॉज का बटन क्लिक कीजिए, वक्त लीजिए, कहीं नोट से पढ़ लीजिए, थोड़ा घूम फिर आइए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। क्लियर? तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। चलिए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं और ये है हमारा प्रिंसिपल नंबर 11। ठीक है,
इस प्रिंसिपल का नाम है इक्विटी। ठीक है, क्या नाम है? इक्विटी। ध्यान से समझिएगा, आपको इक्वालिटी नहीं बोला जा रहा, आपको क्या बोला जा रहा है? इक्विटी बोला जा रहा है। अब इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है? अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो समझिएगा। ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में एक इक्विटी का प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रोच पे भी देखते हो तो इक्विटी का फंडा यूज़ किया जाता है, इक्वालिटी का फंडा नहीं यूज़ किया जाता। इक्वालिटी का मतलब क्या? सॉरी, समझिएगा, सॉरी थोड़ी दिक्कत हो गई। हाँ जी, अब सही है। चलिए, सो इक्विटी और इक्वालिटी का फंडा क्या है? जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं जिन्होंने काम किया है, किसी भी फील्ड पे काम किया, किसी फैक्ट्री में काम किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कहीं भी काम किया। ठीक है, अब इन 5 लोगों ने काम किया है। ठीक है, अच्छी बात है। इन सब की फैमिली बैकग्राउंड लगभग सेम है, सभी के सेम बच्चे, माँ बाप की सिचुएशन भी, सब चीज़ कंडीशन सब सेम। ठीक है, लेकिन एक ने काम किया 2 घंटे, एक ने काम किया 4 घंटे, एक ने काम किया 6 घंटे, एक ने काम किया 8 घंटे और एक ने काम किया 10 घंटे। ठीक है, अब आया पैसे बांटने वाला मेन बंदा। ठीक है, अब वो निकला कि नहीं नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। ठीक है, सब इंसान बराबर है, सब ने काम किया, सबको पैसा दिया जाएगा। तो इसको भी मिले 100 रुपये, इसको भी मिले 100 रुपये, इसको भी मिले 100 रुपये, इसको भी मिले 100 रुपये और इसको भी मिले 100 रुपये। ठीक है, कहा गया था काम करोगे तो 100 रुपये दिया जाएगा। अब बताइए, क्या ये सही है कि कोई कितना भी काम करे, बस काम करे, उसको 100 रुपये मिलेंगे और हम सबको एक बराबर देंगे? इक्वालिटी हम फॉलो करेंगे, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम अपने साइड से सेम काम करेंगे। ठीक है, अब आपको तो लग गया कि सर ये तो भेदभाव हो गया ना, आपने कहा कि हम सबको सेम बांटेंगे। अब आपके अकॉर्डिंग क्या फ़र्क पड़ता है? सबने कैसा काम किया ये मैटर करता है। मतलब आपको बेस को देखना चाहिए और उस बेसिस पे सबसे वैसा ट्रीट करना चाहिए जैसा उनसे ट्रीट किया जाना चाहिए। इक्वालिटी हर जगह सही नहीं होती है। ठीक है, तो अगर इसने 2 घंटे काम किए 100 रुपया मिला है, तो अगर इसने 4 घंटे काम किए हैं तो इसको 100 रुपया और मिलना चाहिए। अगर इसने 6 घंटे काम किए हैं तो इसको 100 नहीं 200 और मिलना चाहिए। इसने 8 घंटे काम किए हैं तो इसको 300 और मिलना चाहिए। और अगर इसने 10 घंटे काम किए हैं तो इसको 400 और मिलना चाहिए। सॉरी, ये 0 एक्स्ट्रा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे आपने जो देखा वो क्या देखा? ये है इक्विटी। इसको 100 देना, इसको 200 देना, इसको 300 देना, 400 देना और 500 देना। मतलब जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना ज़्यादा देंगे, जो जितना कम काम करेगा उसको उतना कम पैसा देंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इक्विटी। ये क्या कहा जाता है? इक्विटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? इक्विटी होना चाहिए, विच मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ caste, on the basis of creed, on the basis of religion, on the basis of gender, on the basis of किसी भी, ठीक है, कोई ऐसा भी बेसिस हो जो कि बेवकूफ़ी वाला बेसिस लगे, आप किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हाँ, मात्र आप एक बेसिस लेके चलेंगे, वो होगा काम। जो भैया जैसा काम करेगा हम उसको वैसा ही पेमेंट देंगे, हम उसको वैसा ही ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए कहता है कि ये जो प्रिंसिपल है ना, वो फोकस करता है काइंडलीनेस और जस्टिस पे। किस पे? काइंडलीनेस और जस्टिस पे फोकस करता है। और काइंडलीनेस और ये जो जस्टिस है ना, ये बिहेवियर होना चाहिए। किसका बिहेवियर होना चाहिए? तो मैनेजर का बिहेवियर होना चाहिए। मतलब एक मैनेजर के बिहेवियर में काइंडलीनेस और जस्टिस नज़र आना चाहिए। विच मीन्स आप किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वेदर ऑन द अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ, नेशनैलिटी, कास्ट, किसी भी बेसिस पे। बस आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उस बंदे का लॉयल्टी क्या है, काम के प्रति उस बंदे का डिवोशन क्या है, उसके इफ़िशेंसी का लेवल क्या है, उसके इफ़ेक्टिवनेस का लेवल क्या है, वो कितना रेगुलर है, वो कितना इट्स लाइक कि रेगुलर के साथ एक और टर्म यूज़ किया जाता है ना, जो भी है,
पंक्चुअल, एग्जैक्टली क्या है, कितना वो पंक्चुअल है। ये सारी चीज़ें देखोगे, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप लोगों से ट्रीट करोगे उनको, उसके बेसिस पे ही आप उनको वो रिम्यूनरेशन भी दोगे। तो यही प्रिंसिपल कहता है आपका इक्विटी। उम्मीद है आपको इक्विटी समझ में आया होगा, ठीक है। और बेसिकली आज के टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, किसी को भी दुख तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और आज के टाइम पे MNCs होती हैं तो ना जाने कितने देशों से कितने रिलीजन के लोग आते हैं, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कहीं दिवाली मनती है तो कहीं ईद भी मन जाता है, तो कहीं क्रिसमस भी मनता है, हैलोवीन भी मनता है, ठीक है। पारसीज़ के भी जो कुछ अपने फेस्टिवल्स होते हैं वो भी हम मनाए जाते हैं, प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि सबको इक्वल फील हो, कि मतलब एक तरीके से ना लगे कि हाँ किसी को प्रमोट किया जा रहा है तो किसी को सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, इक्विटी नॉट इक्वालिटी, माइंड दैट, आई विल रिपीट, इक्विटी होना चाहिए एज पर फायोल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इक्विटी के बाद आपका दूसरा प्रिंसिपल, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। समझिएगा, प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है। सपोज दैट, एक सिंपल सा केस है, क्योंकि हर जगह एग्जाम्पल्स के अप्रोच पे ही चीज़ों को समझना चाहिए। आप एक बंदा लेके आए, ठीक है। अब उस बंदे को क्यों लेके आए थे? क्योंकि टाइपिस्ट का जो काम था ना वो रुका हुआ था, क्योंकि जो आपका पुराना टाइपिस्ट था वो चला गया था, ठीक है। तो फिर आपने इसको 1 महीने के लिए टाइपिस्ट का काम किया, और 1 महीने का पता चला कि आपका जो अकाउंटेंट है वो भी चला गया। आपने पूछा भैया अकाउंटेंट कर लोगे, अकाउंटिंग काम कर लोगे? कहा कि भाई देखे थे कर सकते हैं, ठीक है, अब क्या करें, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो फिर इसने इसको टाइपिस्ट की जगह पे कहाँ पे लगा दिया? अकाउंटेंट के काम में लगा दिया। अब पता चला कि एक सेल्स मैनेजर चला गया, ठीक है, या फिर एक सेल्स स्टाफ चला गया। उसके बाद बड़ी दिक्कत होने लगी। उन्होंने यहाँ से निकल कर चलो अकाउंटिंग का काम हम कर लेंगे, तुम सेल्स का काम कर लो, ठीक है। सेल्स के काम में भैया आपने लगा दिया उसे, अच्छी बात है। अब पता चला कि HR मैनेजर गायब हो गया, छोड़ के चला गया। अब आपने उसे HR मैनेजर के पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है। अब समझो कि आपने उसको कोई इनफ टाइम दिया कि वो कहीं टाइपिस्ट का काम करे, फिर अकाउंटेंट का काम करे, सेल्स पर्सन का काम करे, HR मैनेजर का काम करे, आपने उसको कोई वक्त नहीं दिया, ठीक है। पता चला कि 1 महीना यहाँ काम करवाया, 2 महीने वहाँ काम करवाया, 4 महीना वहाँ काम करवाया, 6 महीना वहाँ काम करवाया। तो इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? ये बंदा जो है वो स्टेबल नहीं रह पाया किसी भी काम पे, और फिर आप जब 1 साल के बाद देखोगे तो कि भाई ये क्या काम किया मेरे लिए, मैंने इस पर इतना पैसा खर्च किया, इसका तो कोई रिजल्ट मिला नहीं मुझे। फिर आपको लगे कि भाई ये इनएफिशिएंट है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है, इसमें कोई भी ट्रेट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहा, बस मज़े कर रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन ये उस बंदे में प्रॉब्लम नहीं है, ये आप में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक पोजीशन नहीं दिया, उसको स्टेबल तरीके से नहीं रखा, उसको अपना रिजल्ट दिखाने का मौका नहीं दिया। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट रोटेशन, आप टर्म यूज़ कीजिएगा कि आपको टेक्निकल थोड़ा होना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट रोटेशन फ्रॉम मल्टीपल जॉब नहीं होना चाहिए। हाँ, आप स्विच करवाइए, लेकिन उसको एटलीस्ट इतना वक्त दीजिए कि एक काम पे वो अपना बेस्ट आपके सामने पोर्ट्रे कर पाए। अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर दिक्कत होगी, दिक्कत आपको भी होगी और उसको तो होगी सो होगी। अब बेचारे का आप बॉस हो, आप जैसा कहोगे वो करेगा ही अपनी नौकरी के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि बीइंग अ मैनेजर, आपको समझना चाहिए कि एक एम्प्लॉय का फ्रीक्वेंट रोटेशन नहीं होना चाहिए। उसका जो एक पोस्ट है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉट फॉर द मतलब पूरे साल के लिए, पूरे समय के लिए आपको फिक्स करना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, जिसमें उसको पता हो कि हाँ जी इतना दिन का काम करेंगे तो फिर हम दूसरे जॉब पे शिफ्ट भी हो सकते हैं। और इसीलिए उसको एक रीज़नेबल वक्त मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको एक रीज़नेबल टाइम मिलेगा, जिस टाइम में वो अपना रिजल्ट आपके सामने रख पाए कि वो एक्चुअली कैसा बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इफेक्टिव है और इफेक्टिव नहीं है,
ठीक है। और इसीलिए याद रख लीजिएगा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अगर आप उसको स्टेबल पोजीशन देंगे तो। क्योंकि यहाँ पे जो एडहॉकिज्म है, एडहॉकिज्म का मतलब क्या कि कभी यहाँ कभी वहाँ कर देना, शिफ्टिंग कर देना, फ्रीक्वेंट मतलब उसको रोटेट कर देना, जो ये एडहॉकिज्म है ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी लेके आता है एम्प्लॉयज़ में कि भाई हमें कोई काम करने नहीं दिया जाता सही तरीके से, जब अप्रेजल का टाइम आएगा तो उनको मेरा कोई भी काम पसंद ही नहीं आएगा। तो इसीलिए एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में याद रख लीजिएगा, अगर आप नए बंदे को लेके आओगे तो वो उसको स्टेबल होने में, उसको ऑर्गेनाइजेशन से यूज्ड होने में वक्त लगेगा, तो उसमें आपको और नुकसान होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पुअर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस भी आपके तरफ से नज़र आएगी, क्योंकि किसी का पेशेंस लेवल आप कब तक चेक करोगे। तो इसीलिए स्टेबिलिटी की नुकसान वाली चीज़ें थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप उम्मीद कीजिएगा कि पता चला कि आपको कहा गया कि हाँ जी कार साफ़ कर दो, कार साफ़ कर ही रहे थे कि कहा गया कि भाई कचरा वाला आया है उसको कचरा दे दो, उसका पता चला कि भाई एक धनिया लाने के लिए तुमको भेज दिया गया कि भाई धनिया लेके आ जाओ, तो तुम क्या करोगे, तुम कार साफ़ कर लो, पहले कचरा दे लो, धनिया लेके आओ, क्या कर लो। तो वो जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी होगी, जो आप फील करोगे वो एक एम्प्लॉय भी फील करेगा। तो उम्मीद है आपको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल समझ में आया होगा, होप सो। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल नंबर 13, जिसका नाम है इनिशिएटिव। देखो भाई इनिशिएटिव क्या कहता है। बेसिकली इनिशिएटिव का एक सिंपल सा सेंस है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका सिंपल सा मतलब होता है पहल करना, ठीक है, विच मीन्स टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट समथिंग, दैट्स इट, ठीक है। अब इनिशिएटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बीइंग अ मैनेजर, क्या बीइंग अ मैनेजर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट रेडी करो जिस इन्वायरमेंट में ये जो आपके नीचे वाले एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये बड़ा कंफर्टेबल फील करें। क्यों कंफर्टेबल फील करें? अपनी आइडियाज़ देने में, अपनी ओपिनियंस को शेयर करने में, ठीक है। कैसे आइडियाज़ और कैसे ओपिनियंस कि अगर किसी भी काम करने के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो उसमें बताएं कि हाँ सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इससे भी तो हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना, एक कॉर्डियल सिचुएशन तैयार करना, ताकि जो आपके नीचे वाले बंदे हैं वो स्टेप फॉरवर्ड लें, वो आगे आएँ और अपनी जो इम्पॉर्टेंट एडवाइस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखें, टेबल पे रखें। अगर वो सही हो तो ऑब्वियसली बात है आपको चूज़ करना चाहिए, लेकिन सामने उनको बुलाने के लिए आपको ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। अब पता चला कि आप एक फियरफुल सिचुएशन बना के रखे हुए हो तो कोई क्यों आएगा, पता चला कि पता नहीं कब भड़क गया, सटक गया इसका दिमाग, तो हमारे भी पिघला देगा। तो ऐसी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ में। रिस्पेक्ट एंड फियर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनिशिएटिव कहता है कि एगरनेस, इनिशिएटिव का मतलब क्या, एगरनेस टू इनिशिएट एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू। अब यहाँ पे सामने वाला पूछेगा तो जवाब देगा ही, वो इनिशिएटिव नहीं है। सामने वाला ना पूछे फिर भी अगर एम्प्लॉय को वैल्यूएबल लग रहा है, एम्प्लॉय को लग रहा है कि सर या मैम जो भी हैं वो नहीं चिल्लाएंगे, नहीं गुस्सा करेंगे, और उसको लग रहा है कि नहीं हमारी बात सुनी जाएगी, तो सेंस ऑफ फीलिंग से इनिशिएटिव लेना ही इनिशिएटिव का अल्टीमेट एग्जीक्यूशन माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनिशिएट एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड डू सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही सेल्फ मोटिवेशन का भी अप्रोच है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है वो इतना मोटिवेटेड है तभी तो आपके सामने आके स्टैंड कर रहा है ना, अगर नहीं होगा तो क्यों स्टैंड करेगा। तो इसीलिए इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, अगर आप उसका प्रॉपर और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड हैं तो हाँ, आपको नहीं करना तो आप कहते जाइए, सामने वाला करते जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है आपको इनिशिएटिव समझ में आया होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट इन विच जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड हों और स्टेप फॉरवर्ड लें अपने ओपिनियन और आइडियाज़ के साथ
पिच करें, टेबल पे रखें। अगर आइडियाज़ अच्छे हों तो आप उसको ट्राई भी ज़रूर करें। दिस इज़ द सेंस ऑफ इनिशिएटिव। लेकिन हाँ, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे जो आइडियाज़ लेके आएंगे वो बिना पूछे आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन में कहा कि भाई मैनेजर ने पूछा और उन्होंने बताया, तो क्या इनिशिएटिव है? आप कहोगे नहीं, ये इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका इनिशिएटिव। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल की, 14, जिसका नाम है स्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, देखो भाई, स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत बार लोग यहाँ पे कह सकते हैं फीलिंग ऑफ वननेस। क्या? यूनिटी इज स्ट्रेंथ और फीलिंग ऑफ वननेस। देखो भाई, स्पिरिट डी कॉर्प्स कहता है कि मैनेजमेंट को, ध्यान से समझ लो, क्या कहता है? मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए। क्या इनकरेज करना चाहिए? हार्मनी एंड जनरल गुड फीलिंग्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। मतलब जितने भी लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनमें मेल जोल बना रहे, उनमें अच्छी फीलिंग एक दूसरे के साथ बना रहे। कंपटीशन हो, लेकिन वो कंपटीशन किसी के सेंस ऑफ फीलिंग को हर्ट ना करे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सपोज दैट एक मैनेजर आया, ठीक है, कह रहा है कि सुनो भाइयों एंड बहनों, जो भी कहो, अपने पूरे ग्रुप को बेसिकली वो एड्रेस कर रहा है। ठीक है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा नुकसान और एक अनस्टेबल सिचुएशन से गुज़र रही है, तो मुझ पे, वो कह रहा है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है टॉप लेवल का और मुझे अच्छे रिजल्ट्स लाके देने हैं, मुझे प्रॉफिट में लेके जाना है ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप सभी लोगों को काम करना होगा दिन रात। ठीक है, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी है तो फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा टोन बदलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा टोन ये कह सकता है दूसरा मैनेजर आके कि भाई देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक लॉसफुल सिचुएशन से गुज़र रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही है, और हम सभी पे ये प्रेशर है और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशन से निकालें। तो हम सभी को मिल के काम करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे सिचुएशन में लेके आएँ, ताकि हम सबका फ़ायदा हो। तो आप देख रहे थे पहले वाले में मैं था, अब क्या है? हम हैं। विच मीन्स बीइंग अ मैनेजर यू शुड ऑलवेज प्रेफर द वर्ड वी रेदर दैन आई। क्यों? ताकि एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग हो, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग हो, और यही बेस बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ का। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, अगर वो फीलिंग आप नहीं करवा पाए, उसको फील नहीं करवा पाए, तो फिर आप हमेशा एक अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में स्टैंड करोगे। तो ये था आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसीलिए यहाँ पे टीम वर्क का सेंस, क्या? टीम वर्क का सेंस एक डेवलप किया जाता है, और इसी सेंस से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, टारगेट, इन सब को क्या करते हो? अचीव करने की कोशिश करते हो। तो ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो इस सेशन में हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय किया, हाँ जी, दोनों के लिए जस्ट एंड इक्विटेबल हो। फिर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ना ही कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, प्रॉपर मिक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। एक्सेप्शन केसेस में गैंग प्लान, जो कि स्केलर चेन का एक्सेप्शन है, वायलेशन है। उसके बाद क्या था? ऑर्डर, मतलब हर चीज़ के लिए एक सही जगह, और वो चीज़ उस जगह पे होना चाहिए। चीज़ में मटेरियल और पर्सन दोनों आएंगे। ऑर्डरलीनेस का फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था? इक्विटी, मतलब सभी को आप इक्वल
ट्रीट करेंगे क्या? नहीं, सभी को आप इक्विटेबल ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? इक्विटेबल ट्रीट करेंगे। हाँ, जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे आप अगर ट्रीट करेंगे तो लॉयल्टी, डिवोशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इन सब बेसिस पे, रेगुलर और पंक्चुअलिटी के बेसिस पे आप लोगों को ट्रीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एक फिक्स मिनिमम टेन्योर दीजिए ताकि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दिखा सके। इनिशिएटिव, एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जिसमें बिना पूछे भी लोग अपनी आइडियाज़, ओपिनियंस टेबल पे रख सके, पिच कर सकें। स्पिरिट कॉर्प्स, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, फीलिंग ऑफ वननेस, टीम वर्क, एक हार्मनी का इन्वायरमेंट जिसमें फीलिंग ऑफ वननेस हो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमेशा प्रायोरिटी में रहे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके फायोल के 14 प्रिंसिपल्स हो जाते हैं ओवर। स्टे ट्यून, इसको अच्छे से देखिए दूसरे बुक्स में, कहीं कोई नोट्स अवेलेबल है तो उसको रीड कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगा FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निक्स की। तो गुड बाय एंड बी सेफ। थैंक यू।